हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 8। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 8 भौतिक विज्ञान भाग 1 का वैद्युत चुंबकीय तरंगें। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, भूमिका के बारे में पढ़ते हैं, किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आइए कुछ चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन, भूमिका। अध्याय 4 में, ठीक है, जो पिछला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं अध्याय 4 में, हमने सीखा कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, जब आप अध्याय 4 पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ऑस्टेट का प्रयोग किया था। उस प्रयोग में आपने देखा था कि जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा जो है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा दो धारावाही तार परस्पर एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। ठीक है, तो अगर दो धारावाही तार हों, दोनों में धारा बह रही हो, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों, तो वे आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं। यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण का होता है। यह निर्भर करता है कि धारा की दिशा क्या है। तो धारा की दिशा के अनुसार ही उन तार में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, तो यह सब आप अध्याय 4 में सीखे हैं कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा दो धारावाही तार परस्पर एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अध्याय 6 में हम देख चुके हैं कि समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अध्याय 6 में आपने देखा कि समय के साथ अगर चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, ठीक है, समय के साथ अगर चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परंतु क्या इसका विलोम भी सत्य है? समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, समय के साथ बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो क्या समय के साथ बदलने वाला विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है? क्या यह सत्य है? क्या समय के साथ परिवर्तित होता हुआ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? इस बात को हमें जानना है इस चैप्टर में। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वास्तव में ऐसा भी होता है। ठीक है, वास्तव में ऐसा भी होता है कि समय के साथ परिवर्तित हुआ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो समय के साथ परिवर्तित हुआ विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह बात जो है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा था। न केवल विद्युत धारा बल्कि समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के दो तरीके आपने देखा कि विद्युत धारा जब प्रवाह होता है किसी भी चालक में, तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह से जब विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील होता है, जब समय के साथ विद्युत क्षेत्र बदलता है, तो वह भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो न केवल विद्युत धारा बल्कि समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। समय के साथ परिवर्तनशील धारा से जुड़े संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर का नियम, ठीक है, समय के साथ परिवर्तनशील धारा से जुड़े संधारित्र के बाहर, संधारित्र है, कैपेसिटर है, उसके साथ धारा जुड़ी हुई है, करंट जुड़ी हुई है, जो समय के साथ बदल रही है। धारा जो है वो समय के साथ बदल रही है। समय के साथ परिवर्तनशील धारा से जुड़े संधारित्र के बाहर
किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर का नियम लगाते हैं। ठीक है, संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर का नियम लगाते समय मैक्सवेल का ध्यान इस नियम संबंधी एक असंगति पर गया कि जब हम संधारित्र से जुड़े हुए परिवर्तनशील धारा होती है तो संधारित्र के बाहर किसी भी बिंदु पर जब हम एम्पियर के नियम लगाते हैं तो एक असंगति उत्पन्न हो जाती है, एक डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? इस असंगति को दूर करने के लिए, इस डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने एक अतिरिक्त धारा के अस्तित्व का सुझाव दिया। उन्होंने एक अतिरिक्त धारा के अस्तित्व का सुझाव दिया जिसको उन्होंने विस्थापन धारा नाम दिया। तो मैक्सवेल ने असंगति को दूर करने के लिए एक अलग से धारा का सुझाव दिया जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। एक धारा जो संधारित्र में प्रवाहित हो रही है, संधारित्र में प्रवेश कर रही है, जो कंडक्टर के कारण है, चालक के कारण है, उसे कंडक्टिंग करंट कहते हैं, आईसी। और एक दूसरी धारा की कल्पना जो असंगति को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने किया, उसे विस्थापन धारा का नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया, आईडी। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह की धारा हो गई, आईसी और आईडी। समय के साथ परिवर्तनशील धारा से जुड़े संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर का नियम लगाते समय मैक्सवेल का ध्यान इस नियम संबंधी एक असंगति पर गया और इस असंगति को दूर करने के लिए उन्होंने एक अतिरिक्त धारा के अस्तित्व का सुझाव दिया जिसको उन्होंने विस्थापन धारा का नाम दिया। ठीक है, उन्होंने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों तथा उनके स्रोत, आवेश और धारा घनत्व को सम्मिलित कर समीकरणों का एक समुच्चय सूत्रबद्ध किया। मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तथा उनके स्रोत आवेशों और धारा घनत्व को शामिल करते हुए एक समीकरणों का समुच्चय तैयार किया। इन समीकरणों को मैक्सवेल का समीकरण कहा जाता है। ठीक है, मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों तथा उनके स्रोत आवेशों एवं धारा घनत्व को सम्मिलित करते हुए समीकरण का एक समुच्चय सूत्रबद्ध किया और इन समीकरण को ही मैक्सवेल समीकरण कहा जाता है। लॉरेंज का बल सूत्र F बराबर QV, ठीक है, BVL, F बराबर BVL, जो आप पढ़े हैं लॉरेंज बल, F बराबर BVL। तो लॉरेंज का बल सूत्र और मिला लें तो ये समीकरण विद्युत चुंबकत्व के सभी आधारभूत नियमों को गणितीय रूप से व्यक्त करते हैं। तो मैक्सवेल का जो समीकरण है उस समीकरण में अगर लॉरेंज का बल भी शामिल कर लें तो जो समीकरण आएगा वह समीकरण विद्युत चुंबकत्व के सभी आधारभूत नियम, सभी फंडामेंटल लॉ को गणितीय रूप से व्यक्त करते हैं। मैक्सवेल के समीकरणों से उभरने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व है। मैक्सवेल का जो समीकरण है उस समीकरण से मिलने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व होना, जो अंतरिक्ष में संचरित समय के साथ बदलते विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हैं। मैक्सवेल के समीकरण से उभरने वाला, मिलने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वह है वैद्युत चुंबकीय तरंग का अस्तित्व में होना।
जो अंतरिक्ष में संचरित समय के साथ बदलते विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हैं। समय के साथ बदलते विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हैं जो अंतरिक्ष में चलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो मैक्सवेल के समीकरण से मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार इन तरंगों की चाल प्रकाशीय मापन द्वारा प्राप्त प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वह प्रकाश के चाल जो नापा गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के लगभग बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश के चाल के लगभग बराबर होती है। इससे हम इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सवेल के कार्य ने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के क्षेत्रों को एकीकृत किया है, आपस में कनेक्टिव किया है, जोड़ा है विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश को। मैक्सवेल के कार्य ने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के क्षेत्रों को यूनिफाइड किया है, एकीकृत किया है। 1885 में हर्ट्ज ने प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित किया। ठीक है, तो जो बातें मैक्सवेल ने बताई थी उसका कोई प्रूफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा 1885 में हर्ट्ज ने दिया, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित किया हर्ट्ज ने प्रयोगों द्वारा। मार्कोनी और अन्य आविष्कारकर्ताओं ने यथासमय इसके तकनीकी उपयोग में संचार के क्षेत्र में जो आज क्रांति की उसे आज हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, उसे हम देख रहे हैं कि संचार के क्षेत्र में कितनी क्रांति आई है टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन सिस्टम में। जो मार्कोनी और अन्य आविष्कारकर्ताओं ने यथासंभव इनके तकनीकी उपयोग में संचार के क्षेत्र में जो क्रांति आई उसके आज हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। इस चैप्टर में, इस अध्याय में पहले हम विस्थापन धारा की आवश्यकता और उसके परिणामों के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप विस्थापन धारा के बारे में पढ़ेंगे, उसकी आवश्यकता क्यों है और उसके रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक विवरणात्मक चित्र प्रस्तुत करेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक विवरणात्मक चित्र आप देखेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संपूर्ण वर्णक्रम, जो गामा किरणों जिसका तरंग दैर्घ्य लगभग 10⁻12 मीटर से दीर्घ रेडियो तरंगे जिसका तरंग दैर्घ्य लगभग 10⁶ मीटर तक फैला है, उसके विषय में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संपूर्ण वर्णक्रम जो गामा किरणों से लेकर दीर्घ रेडियो तरंगों तक फैला है, उसके बारे में आप लास्ट में चर्चा करेंगे। संचार प्रणाली में वैद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार संप्रेषित और अवग्रहित की जाती हैं, इसके बारे में आप चर्चा अध्याय 15 में देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप सबसे पहले विस्थापन धारा के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी चर्चाएं जो है आपको अध्याय 15 में देखेंगे, जहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार संप्रेषित और अभिग्रहित होती हैं, भेजी जाती हैं और रिसीव की जाती हैं, यह सब आप अध्याय 15 में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर स्टार्ट किया जाएगा विस्थापन धारा के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।